हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर में। गाइस, लास्ट हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था पुर्तगाल। अल्फांसो द अल्बुकर्क तक हमने कवर कर लिया था। अब आगे हमें बढ़ना था नीनो द कुरहा पे। गाइस, उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक मिस्टेक हुई थी लास्ट वीडियो में। वो ये थी कि पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल से जो नौसैनिक संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़े का जो चौल का युद्ध हुआ था उसमें बहादुर शाह की मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बारे में अब मैं आगे बताऊंगा। वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नोट पैड ले लीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। साथ ही साथ जहां मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगेगा, महत्वपूर्ण फैक्ट दिखेगा कि हाँ मेरे को लिखना है बोर्ड पे, वो मैं तुरंत लिख दूंगा और आप उससे भी नोट करिएगा। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल सरकार को जब लगा कि अब भारत में व्यापार हमारा बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है, अच्छा खासा धन कमाया जा रहा है, तो पुर्तगाल ने अपना प्रमुख गवर्नर नीनो दी कुन्हा को भारत भेजा। नीनो दी कुन्हा को कुछ आदेश दिए गए थे। आदेश कुछ ऐसे थे कि अब 1530 ईस्वी तक, सन 1530 ईस्वी तक कोचीन से अपने सरकारी कार्यालय को उठाकर गोवा में स्थापित कीजिए। यानी कि कोचीन में जो उनका सरकारी कार्यालय था वहां से उनको शिफ्ट करना था गोवा में, ताकि पुर्तगालियों का वर्चस्व और बड़ा हो सके। साथ ही साथ कुन्हा ने बंगाल में हुगली, मद्रास में सैंथोमा, मद्रास राइट नाउ चेन्नई में इन्होंने अपना पुर्तगाली, इन दो जगह के निकट आसपास में एक पुर्तगाली बस्तियों का भी निर्माण कर दिया, ताकि भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ सके। 1534 ईस्वी में बेसिन पे कब्जा किया, 1535 ईस्वी में दीव पे कब्जा किया। अब जब 1534 ईस्वी में बेसिन पे जब कब्जा किया, तब गुजरात के शासक, उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। बहादुर शाह को ये अच्छा नहीं लगा। अब बहादुर शाह ने और नीनो दी कुन्हा के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध जब आरंभ हुआ तो बहादुर शाह की उसमें पराजय हुई और समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। 1530 ईस्वी में गोवा को कार्यालय स्थापित किया। 1534 ईस्वी में बेसिन पर कब्जा किया। 1535 ईस्वी में दीव पर कब्जा किया। गाइस, ये रणनीति पुर्तगाल अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगी हुई थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं। जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, तब एक नया वायसराय आया जिसका नाम था जोवा डी कैस्ट्रो। जोवा डी कैस्ट्रो जब आया भारत, उसकी भी नीति थी कि दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करके किसी भी तरह पुर्तगाल व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि धन कमाने का सबसे अच्छा जरिया इन लोगों ने भारत में ढूंढ रखा था। सारे, चाहे अरब व्यापार हो चाहे यूरोप व्यापार हो, उन सब ने भारत को एक मुख्य केंद्र बनाया था व्यापार करने का। अब हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र, भारत के पश्चिमी क्षेत्र, बंबई, चौल, दीव, सालसेट एवं बेसिन नामक जगह पे जोवा डी
कैस्ट्रो ने कब्जा कर लिया। जोआ डी कैस्ट्रो ने जब कब्जा किया तो वहां से काफी सारे प्रतिबंध कर दिए उसने। अब आगे देखेंगे कैसे किया होगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा गाइस। मैं साइड से हट जा रहा हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सन 1542 और 1545 ईस्वी के बीच एक नया गवर्नर आया पुर्तगाल का, जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर के साथ एक पुर्तगाली पादरी आया जिसका नाम था अल्फांसो डिसूजा। ये आए, इन्होंने भी यहाँ पे रहे, साम्राज्य देखा कि पुर्तगाली साम्राज्य कैसे फैला हुआ है, किस तरह विस्तार हुआ है। अब गाइस 1542 से 1545 के बीच में आए थे लोग, गवर्नर और पादरी। फ्रांसिस्को जेवियर और अल्फांसो डिसूजा के बाद रणनीति चेंज हुई, राजनीतिक चेंज हुई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। पुर्तगाली एशियाई देशों से, मतलब एशिया के जितने भी कंट्री थे उनके लिए अलग से बंदरगाह का प्रयोग करती थी। वो हर बंदरगाह से हर देश के लिए व्यापार नहीं करती थी। पुर्तगाली एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम नामक जगह के बंदरगाह का प्रयोग करती थी। साथ ही साथ कोरोमंडल के मसूलीपट्टनम से ये लोग, जगह है एक पुलिकट शहर, जहां से ये लोग वस्त्रों को एकत्रित करते थे और उसका निर्यात करते थे। यानी कि अब इन लोगों का जो व्यापार करने का था वो विस्तार बढ़ते जा रहा था। पहले कब्जा किया, धन कमाया, क्षेत्र छीने गए, चौल का युद्ध किया। अब इन लोगों ने व्यापार बढ़ाने के लिए धीरे धीरे रिसोर्स ढूंढे कि किस चीज का व्यापार किया जाए कि और अधिक धन कमाया जा सके। मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, एशियाई देशों के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। कोरोमंडल के मसूलीपट्टनम एवं पुलकिट के क्षेत्रों से वस्त्र एकत्रित करके उसका निर्यात करते थे। पुर्तगाली एक बंदरगाह है चटगांव, जो कि बंगाल में है। पुर्तगाली इसको सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इनके लिए ये बंदरगाह संज्ञा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से सबसे ज्यादा इन लोगों ने व्यापार किया। गाइस आप इसे नोट कीजिए तब तक।
आई होप गाइस आपने इसको नोट कर लिया होगा। चटगांव को ये लोग महान बंदरगाह कहते थे, उसकी संज्ञा दी जाती थी। अब पुर्तगालियों ने शुल्क अदा करना शुरू कर दिया। शुल्क अदा कहाँ किया, कैसे किया, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हिंद महासागर पे आने वाले जहाजों को रोक दिया। एक नया सिस्टम लागू किया इन्होंने, कॉर्टेज अरमेड़ा काफिला। कॉर्टेज अरमेला काफिला एक शुल्क अदा करने का इन्होंने सिस्टम चालू किया, जिससे हिंद महासागर पे कोई भी जहाज बिना परमिट के नहीं जा सकती थी। ये पूरा शुल्क पुर्तगाली सरकार रखती थी। पुर्तगाली सरकार ने क्या किया, हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का और भारत के व्यापारियों का बिना परमिट या कॉर्टेज के बिना वर्जित कर दिया हिंद महासागर पे जहाज को ले जाना व्यापार के लिए। उन्होंने छोटे तबकों, शहरों को जहाजों की अनुमति दी, उन लोगों से शुल्क लिया, शुल्क लेके उनको व्यापार करने के लिए जहाज उतारने दिए हिंद महासागर में। लेकिन गाइस उसमें भी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जो व्यापारी थे उनको गोला बारूद, काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली सरकार ने बहुत चालाकी से गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि उनको ये लगता था अगर गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने देंगे तो कहीं स्थानीय निवासी उनके खिलाफ ही कोई जंग ना छेड़ दे। इसके बाद जो कॉटेज अल्मेरा पद्धति सिस्टम जो लाए, वो मुगल सम्राट, उस समय के मुगल सम्राट अकबर को भी अदा करना पड़ा। यहाँ तक कि मुगल सम्राट को भी इससे छूता नहीं रखा गया, उनको भी अदा करना पड़ा। मैं लिख देता हूँ जो पद्धति थी, कॉटेज अल्मेरा पद्धति। अरबी व्यापारियों एवं भारतीय जहाजों को हिंद महासागर बिना परमिट प्रवेश वर्जित कर दिया था। ऐसा चीज नोट कीजिए। स्टार्ट। आई होप गाइस आप लोगों ने लिख दिया होगा। एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूँ। जिन शहरों को, तबकों को हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जहाजों का संरक्षण दिया गया था शुल्क के साथ, उनको जो गोला बारूद एवं काली मिर्च पर प्रतिबंध था, इसका व्यापार नहीं कर सकते थे वो लोग। इसको आप नोट कीजिए, मैं ऊपर का रेज करता हूँ। अब गाइस पुर्तगाली से दो पादरी, पुर्तगाल के दो पादरी, ईसाई पादरी मुगल सम्राट के दरबार में गए, अकबर के दरबार में, जिनका नाम था फादर एकाबीबा और मॉन्सेरेट। इनका जाने का कारण ये था कि वो
अब अकबर से समझौता करना चाहते थे कि जो इन लोगों ने शुल्क लगाया था उसके लेकर चर्चा की गई, और जो ये लोग व्यापार कर रहे थे उसको अकबर से सुरक्षा लेने गए थे, क्योंकि अकबर बहुत ताकतवर मुगल सम्राट था, इसलिए और अपना व्यापार को फैलाने के लिए चर्चा करने गए थे। पुर्तगाली ईसाई पादरी मॉन्सेरेट एवं फादर एकाबीबा अब गाइस इतना होने के बाद बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या निर्माण किया, किस किस चीज की शुरुआत की थी। भारत में कालीकट और गुजरात में जहाजों का निर्माण होता था। कालीकट एवं गुजरात में जहाजों का निर्माण होता था। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है भारत में गए। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सन 1553 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही इन्वेंट किया था। सन 1553 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुआ। तो गाइस यहाँ बात कर जो हमने की थी पुर्तगाल की, ये टॉपिक और कंटेंट हमारा खत्म होता है पुर्तगाल का, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि पुर्तगालियों ने यहाँ सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि पुर्तगाल अपने कंट्री का काफी सारा विस्तार किया इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। जैसे खुद यहाँ मैंने लिखा है कालीकट गुजरात में जहाजों का निर्माण होता था। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, और बड़ी बड़ी चीजें भी पुर्तगालियों ने भारत में निर्माण किया। इसके बाद शाहजहां ने 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगाल से हुगली का अधिकार हुगली पे से अधिकार छीन लिया। गाइस ये 1632 वो दौर था जब पुर्तगाल का पतन होने का समय आ गया था। मतलब भारत से पुर्तगाल का धीरे धीरे समापन होने लगा था। पुर्तगाल के बाद अन्य यूरोपियन कंपनी भारत आने लगी, जिनके साथ समझौता पुर्तगालियों ने नहीं किया, तो विरोध हुआ, युद्ध हुआ। इसके साथ धीरे धीरे इन लोगों का विस्थापित खत्म होने लगा। मतलब भारत से अब इनका समापन खत्म होने लगा। कुछ भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी कि हमारा शोषण हो रहा है, हमसे इतना शुल्क लिया जा रहा है। तो उन आवाजों को जब उठी और अलग यूरोपियन कंपनी जब आई, तो जब वो सब मिले तो फिर पुर्तगाल का 17वीं शताब्दी आते आते भारत से
पतन हो गया। गाइस, अगला टॉपिक क्या होगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यूरोपियन कंपनीज में पुर्तगाल के बाद कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। और गाइस एक नई चीज, आज सीजीएल का 2019 में जो एग्जाम 2019 में जो फिल किया गया था उसका आज रिजल्ट आया है। इसका हाल ही में पेपर फेब और मार्च में हुआ था। तो गाइस कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई गई है, बहुत ज्यादा। जनरल की 90% कट ऑफ गई है। एसटी सबसे जो नीचे की पोस्ट सबसे नीचे जो कास्ट आती है एसटी, उसकी 75% कट ऑफ गई है। एससी की 80%, ओबीसी की भी 80 पार गई है। तो गाइस मेहनत करने का वक्त है, जितना ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए। तो गाइस आज पुर्तगाल यहीं समाप्त होता है। आप इसे जरा नोट कर लीजिए पहले। पुर्तगाल यहीं समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा अलग यूरोपियन कंट्री थी जो भारत आई। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।